हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। वेरी वार्म वेलकम ऑन बीट द कंपटीशन। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम एनसीएफ के बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे कि मैं यहाँ पर प्री ड्राफ्ट एनसीएफ 2005 के बारे में बात कर रही हूँ। इससे पहले जो हमारा एनसीएफ 2005 वाला था उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्विक फॉर्मेट में कवर करेंगे, जानेंगे इन शॉर्ट कि एनसीएफ है क्या। अब यहाँ पर एनसीएफ पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिटेल में एनसीएफ पढ़ाऊंगी। एनसीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आप आने वाले भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर यू रियली वांट टू क्वालिफाई द केवीएस इंटरव्यू, तो ये सवाल पूछना बनता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि भाई एक फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आपको टेक्स्ट बुक के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में, करिकुलर के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले ताकि आपको एनसीएफ 2023 बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए पहले मैं यहाँ पर एनसीएफ 2005 के बारे में बात करूंगी। देखिए, पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल एनसीएफ है क्या। एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एक ऐसा करिकुलर है जहां पर हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स को हम रिफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाने की बात कर रहे हैं, उनको हम स्किल्ड बनाने की बात कर रहे हैं, उनके थिंकिंग एब्स्ट्रैक्शन में और ज्यादा सुधार करने की बात कर रहे हैं। यानी कि अब जो क्रैमिंग वाला सिस्टम था, रटने वाला जो सिस्टम था, उससे शिफ्ट करने की बात कहता है। तो एक फ्रेमवर्क हमने बनाया है जिसमें ना सिर्फ हम स्टूडेंट को सेंटर में रख करके उसकी हर एक तरीके की आवश्यकता को पूरा करेंगे। उस फ्रेमवर्क में चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हो, उसका करिकुलर हो, उसका पढ़ने का तरीका, सोचने तक का तरीका, उसके जीवन जीने के तरीके के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो अगर मैं 2005 से पहले की बात करूं तो 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में एनसीएफ आपका यहाँ पर ऑलरेडी 4 बार इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है और ये 5वीं बार एनसीएफ 2023 में प्री ड्राफ्ट के रूप में आया है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। ड्राफ्ट बन जाने में और प्री ड्राफ्ट में अंतर होता है। एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट का मतलब है कि एक ऐसा ड्राफ्ट जो अभी यहाँ पर सजेशंस के लिए खोला गया है कि स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स या वो सारे के सारे अध्यापक और सिटीजन्स एक बार देखें, समझे और जाने कि भाई जो फ्रेमवर्क सरकार ने बनाया है वो बेहतर है, उसमें और रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। आई होप कि मेरे पॉइंट्स काफी हद तक क्लियर होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो मैं यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में हम बात कर रहे हैं 1986 से 1992 के ऊपर। यानी जब हम एनसीएफ 2005 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे तो अब यहाँ पर हमने कहा कि हम एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जहां पर कि बच्चे शिक्षा को बोझ की तरह नहीं, एंटरटेनमेंट और साथ में यहाँ पर एक स्किल्ड की तरह और करिकुलर वर्क की तरह सीखना शुरू करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो अप्रोच को लेकर के कि भाई रिकमेंडेशन एनसीएफ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात यहाँ पर कही गई थी। इसके अलावा अगर मैं एनसीएफ 2005 के बारे में बात करूं तो कुल मिलाकर के 5 फिक्स पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया। सेंटर में कौन है? स्टूडेंट हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो आपको क्या क्या काम करना है, सबसे पहले एनसीएफ 2005 को समझ लेते हैं और बिल्कुल इसी के आधार पर बेस्ड है हमारा 2023 का एनसीएफ, जो कहता है कि कनेक्ट करना है किसको, नॉलेज को, और किसके साथ, स्कूल के साथ और बाहरी लाइफ के साथ। दूसरा ये कह रहा है कि एनरिच करना है करिकुलम को और साथ में यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स के ऊपर भी काम करना है, यानी कि बच्चा किताबी कीड़ा बनने से ज्यादा टेक्स्ट बुक भी लिखा गया उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करें। तीसरा यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि नर्चरिंग भी करना है, सुधार करना है, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल जो हमारे नॉर्म्स हैं, वैल्यूज है, यानी एक बच्चा जान पाए कि सिटीजनशिप की वैल्यू क्या होती है। तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, माफ कीजिए, चौथा तो ये कहता है कि भाई मेकिंग है एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि एग्जामिनेशंस को बर्डन की तरह नहीं लेना है और फ्लेक्सिबल बनाने की तरफ काम करना है ताकि बच्चे क्लासरूम में जो है काफी फ्री माइंडेड होकर बैठे, फ्लेक्सिबल तरीके से सीख पाए। छठा यहाँ पर ये कह रहा है, जो कि आपको पांचवा यहाँ पर ये कह रहा है कि इंश्योर करना है क्या लर्निंग को, यानी शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि इंश्योर करना है लर्निंग को, लेकिन किस तरीके से, अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड करना है। कुछ ऐसा ही मिला जुला एनसीएफ हमारा 2023 वाला है। अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2023 के बारे में, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में जो हमारा एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जहां पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है कि जो भी यहाँ पर फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वो कितना बेहतर है और इसके ऊपर जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका इसके ऊपर क्या विचार है। भारतीय जो इसरो के पूर्व हमारे प्रमुख कस्तूरी रंगन साहब थे,
उन्होंने ही इसका प्री ड्राफ्ट तैयार किया। ये वही कस्तूरी रंगन साहब है जिन्होंने एनईपी का प्री ड्राफ्ट हमारा तैयार किया था, जो कि काफी ज्यादा अपना में महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। अब समझ लेते हैं कि भाई एनसीएफ इज वन ऑफ द की कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एनसीएफ एक तरफ है तो एनईपी क्या है यहाँ पर 2020, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस कोई नहीं है। एनईपी की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने एनसीएफ जैसी चीजों को यहाँ पर गढ़ा है, एक फ्रेम बनाया है। हमने कहा कि एनईपी को हम सेंटर में रख करके एक ऐसा करिकुलर फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे जो एनईपी की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। तो आवश्यकताएं क्या है? किसी भी बच्चे के सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना और उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, स्किल बनाना, एक अच्छा सिटीजन बनाना, वैल्यू को डेवलप करना, ये सारे के सारे एनईपी एजुकेशन के साथ लेकर के आगे बढ़ेगी। और एनसीएफ क्या करेगी? एनसीएफ यहाँ पर भैया हमें ये बताने वाली है कि भाई बच्चे के अंदर अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना है तो कौन कौन सी चीजों को इनपुट करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दोनों एक ही सिक्कों के पहलू हैं जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सेक्शंस ऑफ एनसीएफ की बात करें कि क्या एनसीएफ यहाँ पर सिर्फ स्कूली चीजों के बारे में काम कर रहा है या बाकी चीजों के ऊपर भी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एनसीएफ यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो फाउंडेशनल स्टेज हमारी होती है, जो हमने एनईपी में जाना 5-3+3+4 वाला फॉर्मूला, उसके ऊपर भी काम करना बनता है। इसके अलावा एनसीएफ यहाँ पर टीचर एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रही है। एनसीएफ यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रही है कि किस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट के अंदर जो उसके एटिकेट्स उसको डेवलप कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करना एनईपी और एनसीएफ का इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी स्टूडेंट को तब तक बेहतर तरीके से स्किल्ड और अच्छा नहीं बना सकते जब तक कि उसका टीचिंग एजुकेशन, टीचर जब तक वो स्किल्ड और ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है सब्जेक्ट्स के मामले में या बाकी आयामों के मामले में। एनसीएफ की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको एनईपी के बारे में बहुत बेहतर पता होना चाहिए, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी एनईपी को लेकर के भी, क्योंकि एनईपी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग है क्या करिकुलर और पैडागोगिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर के, यानी कि बच्चे के अंदर उसके स्किल को लेकर के, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, मेंटल एबिलिटी को लेकर के, इमोशंस को लेकर के या सिटीजनशिप की वैल्यूज को लेकर के, इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लर्निंग बिहेवियर को एनहांस करना है, बेहतर करना है। तो इसलिए हमने 5-3+4 का फॉर्मूला यहाँ पर हम लेकर के आए। तो हमने कहा कि भाई 3 से 6 साल तक का जो समय है, 5 साल तक का जो बच्चा है, उसको हम यहाँ पर फाउंडेशनल यानी बाल वाटिका एजुकेशन की तरफ लेकर के जाएंगे। उसके बाद हमने 2 साल का फॉर्मेट यहाँ पर और रखा है, यहाँ पर 6 से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु तक का, जो कक्षा 1 और 2 को यहाँ पर डिनोट करती है। 3 साल का जो यहाँ पर डिनोट किया है 3 से 5 तक एज रहेगी 8 से 11। 3 साल में आते आते 6 से 8वीं या 11 से 14 तक के बारे में बात करते हैं। और फिर 9 to 12 तक की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि एनसीएफ का बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज इस स्टेज पर पे आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करूं तो वहां पर आरटी एक्ट 2009 इंप्लीमेंट होता है, जो कहता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली एक राइट है, जो कम्प्लीटली फ्री है, और कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में या अदर स्कूलों में भी जाकर के एजुकेशन लेने को कम्प्लीटली फ्री माना जाएगा। तो सेकेंडरी स्टेज के ऊपर ये सारे स्टेजेस को हमने काम किया है। तो फाउंडेशनल 5 ईयर तक का क्या काम है? मल्टीपल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना, नो होमवर्क, नो एक्स्ट्रा बर्डन, नो एक्स्ट्रा एग्जाम्स। नेक्स्ट अगर मैं 3 की बात करूं तो ये कहता है कि भाई प्ले वे मेथड से सिखाना है, डिस्कवरी मेथड से सिखाना है, क्लासरूम में पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन करना है। मिडिल स्टेज ये कहता है कि मैथमेटिकल, आर्ट, सोशल साइंस के बारे में जानकारी देना है। और सेकेंडरी कहता है कि अब फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आनी है बच्चे के अंदर, ताकि बच्चा और ब्रॉड तरीके से सोच पाए। अब हम बात करेंगे एनसीएफ के बारे में। वाई आई एम डिस्कसिंग ऑलरेडी एनईपी 2020, ताकि आप एक कनेक्टिविटी को यहाँ पर कोरिलेट कर पाए कि भाई एनईपी का कहीं न कहीं एम्स को पूरा करने का दूसरा आयाम हमारा एनसीएफ 2005 है, सॉरी 23 आया है जो अभी उसके क्या क्या यहाँ पर मल्टीपल टास्किंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम बात करें तो ये जो फ्रेमवर्क हम लेकर के आए हैं, ये वाला फ्रेमवर्क, उसमें हम सबसे पहले फ्रेमवर्क के ऊपर अगर बात करें तो ये कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, सेंटर में कौन है, यहाँ पर स्टूडेंट है, बच्चा है अभी भी। तो हमने ये कहा कि एकेडमिक और इमोशनल, फिजिकल इमोशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना है। दूसरा ये कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल जो उसके अपने सारे थॉट प्रोसेस है उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ताकि बच्चा और ब्रॉड तरीके से सीख पाए। तीसरा हम कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चा सीख रहा है पर तब तक बेहतर नहीं सीख सकता जब तक कि टीचर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर हम ये कह रहे हैं कि फोस्टर करना है क्रिएटिव थिंकिंग को,
कि उसको ये तो पता है कि 2 + 2 = 4 होता है, पर ये जान पाए कि 4 × 4 = 16 भी बन सकता है, 8 + 8 16 भी बन सकता है, उसको ये पता होना चाहिए। फिर हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट विद द लिबर्टी टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल थॉट्स, यानी रिजिड नहीं होना चाहिए। ही और शी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल टू एक्सप्रेस हिज और ऑन ओपिनियन, अपने विचारों को जो है प्रोसीड करने के लिए, बताने के लिए काफी फ्लेक्सिबल फील कर सकता है। आगे अगर हम बात करें, जो एनसीएफ प्री ड्राफ्ट आया है आपका 2023 में, जो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो 24-25 वाले सत्र में जाकर इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म करना है 9 to 12 तक का, 9 + 10 + 11 + 12 में क्या क्या रिफॉर्म हम लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहला रिफॉर्म हमने फोकस किया कि जो बोर्ड एग्जाम्स है उसको हम कहीं ना कहीं एक ईजियर टास्क बनाएंगे। बच्चे के अंदर ये फोबिया नहीं आना चाहिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्स को 2 पार्ट्स एग्जाम में हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। यानी कि 4 में से बच्चा एक ऑप्शन चूज करके ये जान पाए कि भाई उसको ऑप्शन चूज कैसे करने हैं, जो डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। डिस्क्रिप्टिव में बच्चा अपनी क्रिएटिव स्किल्स की राइटिंग्स को दिखा पाए। फिर हम ये कह रहे हैं तीसरे में कि भाई इस गाइडलाइंस को कंप्लीटली फॉर्मेट करने के लिए एनसीईआरटी यानी नेशनल करिकुलम की जो हम यहाँ पर बात करते हैं, जो आपकी स्टेट एससीईआरटी है और बाद में जो असेसमेंट्स हैं, परख है, ये सारे बोर्ड्स मिलकर गाइडलाइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। चौथा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टीचर्स को भी प्रिपेयर करना है, यानी असेसमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है। जो हम बात करते हैं कि ऑफ द लर्निंग फॉर द लर्निंग बाय द लर्निंग वाला सीन, जहां पर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की बात कर रहे थे, उसको लेकर के आना है। और टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, उसका तरीका क्या सबसे बेहतर होना चाहिए कि बच्चा और बेहतर तरीके से सीख पाए। पांचवा हम ये कह रहे हैं कि इंश्योर करना है क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को, लर्नर्स को अटेनमेंट को बेहतर बनाना है, यानी कि उसको ये इंश्योर करना है कि इक्वलेंस जो है एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन का, वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। 6th पॉइंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स बोर्ड थ्रू परख रेशियल सेंटर, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना है कि चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो आईसीएसआर है, किसी तरह के इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जाकर बेहतर तरीके से एक ही टेक्स्ट बुक को पढ़ करके, एक ही गाइडलाइन को फॉलो करके अच्छे से अपना जो विकास है वो कर पाए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के आया कि क्लास 2 तक कोई यहाँ पर एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सुटेबल असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा क्लास 2 तक का। यहाँ पर इम्पोजमेंट नहीं है, कुछ थोपा नहीं जाएगा। आपको जो सीखना है क्लास में सिखाइए, कोई बर्डन नहीं, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं, कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइंस नहीं, कुछ नहीं। क्लास में आइए, अच्छे से पढ़िए, अपने घर चले जाइए। करिकुलम फॉर सेकेंडरी स्टेज यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करिकुलम यहाँ पर खास तौर पर क्लास 9, 10, 11, 12 को लेकर के बनाया गया है। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। चॉइस बेस्ड कोर्सेज को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर हम एंगेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कंप्यूटिंग, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल एजुकेशन को लॉन्च किया है। कुल मिलाकर के 8 तरह के करिकुलम को यहाँ पर हमने लागू किया है। ये हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको इन शॉर्ट बता देती हूँ, ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसको मैं इन शॉर्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ध्यान से समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 9वीं, 10वीं, 11वीं को लेकर के एनसीएफ 2023 में परिवर्तन किए गए हैं, जो ये कहता है कि हम कुल मिलाकर के 8 तरीके के करिकुलम को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। यानी ह्यूमैनिटीज, जहां पर आप यहाँ पर लिटरेचर है आपका, कोई भी लिटरेरी सब्जेक्ट यहाँ पर है ह्यूमैनिटी का। मैथमेटिक्स से जुड़ा होगा। वोकेशनल, जो आपको आगे फ्यूचर के बारे में बताएगा कि भाई 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कर ली, अब अपने इतने कैपेबल हो जाएं कि आप जो रोजी रोटी खुद चला पाए। फिजिकल एजुकेशन, जो ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। आर्ट्स, म्यूजिक है, चाहे डांसिंग है, पेंटिंग है, ड्रामा है। सोशल साइंस में आपका हम अगर बात करें, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें साइंस और साथ में इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को लेकर के, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से बच्चे को कुल मिलाकर के 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। यानी कि 2 सब्जेक्ट इसमें से 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट उसको जो है यहाँ पर चूज करने पड़ेंगे। 16 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे हर एक जो है डिसिप्लिनरी कोर्सेज में से। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे। ह्यूमैनिटीज में से लैंग्वेज है, लिटरेचर है, फिलोसफी है। सोशल साइंस में यहाँ पर साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर साइंस है, बिजनेस मैथमेटिक्स है।
आर्ट्स में यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा स्किल्ड बनाती हैं। वोकेशनल में यहाँ पर फ्रेमवर्क के ऊपर बात की गई है जो कि आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के लायक बना सके, यानी आप रोजी रोटी अपनी कमा पाएं। स्पोर्ट्स अगेन आपका योगा है, स्पोर्ट्स से स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में आप यहाँ पर भी कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के आप 16 सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे 9वीं में, 10वीं में और उसके बाद 11वीं में, फिर 12वीं में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 9वीं 10वीं के बाद कुल मिलाकर के इसमें से 16 सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है। 9वीं में 8 सब्जेक्ट और 10वीं में 8 सब्जेक्ट्स, और कुल मिलाकर के 8 बोर्ड एग्जाम्स आपको देने हैं। 8 बोर्ड एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको 9वीं 10वीं क्लास का सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसकी जरूरत क्या थी। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि शिक्षा जगत में जब तक आप बदलावों को नहीं देखेंगे तब तक आप स्टूडेंट्स की ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसको कि ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहीं न कहीं और बाकी जो ड्राफ्टिंग मेंबर हैं उन सभी ने मिलकर के एक अच्छा खासा ड्राफ्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैं फिर से कह रही हूँ, प्री ड्राफ्ट है, इसमें कोई फाइनल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं आया है, जिसको लेकर के आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, उस पर मैक्सिमम आप अपने आउटपुट्स को जाकर के दर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको जो एनसीएफ 2023 अभी आया है उसमें कितना बेहतर आपको लग रहा है और किन किन चेंजेस की भी जरूरत है। ये तो रही बात इनके एनसीएफ के करिकुलम की, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। एक सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है केवीएस के इंटरव्यू में भी, और इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई आप भावी भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि आपको क्या लगता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 आने के बाद से शिक्षा जगत में कितना सुधार हो सकता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी 2005 बेहतर नहीं था, या उसी का एक नया आयाम है, एक ब्रॉड एस्पेक्ट हम देखने को मिल सकता है। तो कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर हम एक रोड मैप को तैयार करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर शिक्षाप्रद दृष्टिकोण और सीखने सिखाने की सामग्री शामिल रहेगी। कोई इम्पोजमेंट नहीं है, क्रैमिंग के ऊपर फोकस नहीं है, आपको जो है डेप्थ एनालिसिस करवाया जाएगा, आपके दृष्टिकोण के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि किताबों से बाहर निकल करके आप बेहतर तरीके से सोचने की क्षमताओं को यहाँ पर अच्छा बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, जो मैं स्किप कर गई थी, ये जो कुल मिलाकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कुल मिलाकर के आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इम्प्लीमेंटेड रहेंगे 11वीं और 12वीं में भी। आप चाहें तो इसमें से 2-2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एक डिसिप्लिनरी कोर्सेज में से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी होगी। कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे बाउंडेशन था कि भाई यहाँ पर 11वीं और 12वीं वाले अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो मैथ्स नहीं पढ़ सकते, मैथ्स वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो अब वहां पर एक बदलाव आपको बेहतर देखने को मिला है कि एक टाइम में 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे, पहले जो साइंस पढ़ रहे थे अब वो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री वाले अब यहाँ पर कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले अब यहाँ पर पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो यानी कि आप देखिए कि हर तरीके से एक बौद्धिक स्किल को हम कहीं ना कहीं डेवलप करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अब आपको सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। 9वीं में हर 6 माही के बाद आपको पेपर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा, यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक आपको कुल मिलाकर के टोटल 8 बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जिसको आपको पास करना होगा जरूरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 मैंने तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसको कि आप देख सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ।